हेलो विद्यार्थियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की केंद्रीय विधायिका या संघीय विधायिका, या उसको हम संघीय संसद भी कहते हैं। हमारे यहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था है और उसमें हमने द्विसदनीय विधानमंडल की संरचना हमारे संविधान में वर्णित की गई है। हमारी जो विधायिका है वो द्विसदनात्मक इसलिए है क्योंकि उसमें दो सदन है, एक उच्च सदन और निम्न सदन। लेकिन इस प्रकार का वर्णन भारतीय संविधान में नहीं किया गया है कि ये उच्च सदन नाम से है, ये निम्न सदन नाम से है। हमारे यहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्था है जो दो सदनों से मिलकर बनती है, और जो राज्यसभा है वो उसका उच्च सदन है और जो लोकसभा है वो उसका निम्न सदन या लोकप्रिय सदन है। चूँकि हमारे यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, तो जो राज्यसभा है वो हमारे संघ की जो इकाइयाँ हैं उनका प्रतिनिधित्व करती है, और जो लोकसभा है जो कि लोकप्रिय सदन है वो हमारी भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तो संविधान का भाग जो 5 है और अध्याय 2 है वो हमारी संसद से संबंधित है, और जो हमारी संसद जो कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है, और जो अनुच्छेद 79 है वो भारतीय संसद से संबंधित है, जिसमें ये कहा गया है कि 79 लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का उसके अंतर्गत वर्णन किया गया है, जिसमें संसद का गठन, संरचना, अवधि, प्रक्रिया, विशेषाधिकार वो सब इसके अंतर्गत आते हैं, और उन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, लेकिन राष्ट्रपति को भी उसका एक अभिन्न अंग बनाया गया है, क्योंकि हमारी जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। लेकिन राष्ट्रपति इनमें से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, फिर भी जो संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है, क्योंकि वो सरकार का एक अविभाज्य अंग है। राष्ट्रपति का पद, उन्हें व्यापक जो विधायी शक्तियां हैं वो प्राप्त हैं, और उन्हीं शक्तियों के तहत वो जो भारतीय संसद के जो सत्र हैं उनको आहूत करवाने, भंग करवाने, वहाँ अभिभाषण करने, सदन को संदेश भेजने आदि शक्तियाँ उनके इसी विधायी शक्तियों के तहत उन्हें प्राप्त है। और एक सबसे बड़ा जो कारण है जिसको कि राष्ट्रपति को संसद का अंग बनाया गया है वो इस कारण से, क्योंकि जो राज्यसभा और जो लोकसभा है उनके द्वारा पारित जो भी विधेयक हैं वो तभी अधिनियम का रूप लेते हैं जब राष्ट्रपति के उन पर हस्ताक्षर हो जाए। तो इसी वर्णन से जो भारतीय संसद है वो अभिव्यक्त होती है कि वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो हम पहले जो राज्यसभा है जो कि उच्च सदन है उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि जो राज्यसभा है वो संघीय विधायी स्तर पर राज्यों का एक प्रतिनिधि निकाय है, और संघ के स्तर पर राज्यों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु इसका निर्माण किया गया है। तो इसमें दो प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं, मनोनीत और निर्वाचित। निर्वाचित जो कि चुनाव के माध्यम से चुनकर वहाँ जाते हैं, और मनोनीत वो जो कि नाम निर्दिष्ट और निर्देशन के माध्यम से ऐसे 12 लोग यानी 12 सीटें ऐसी होती हैं जो कि राष्ट्रपति के माध्यम से ऐसे प्रतिष्ठित लोग जो कि अपने जो क्षेत्र में इतने विशेषज्ञ होते हैं जिनकी सेवाओं का लाभ लेना देश के लिए हितकर माना जाता है, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं है कि वो निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लें, चुनाव जीते और वहाँ पहुँचें। तो खेल से संबंधित, संस्कृति से संबंधित, विज्ञान और ज्ञान से संबंधित रखने वाले ऐसे प्रतिष्ठित लोग जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत रूप में राज्यसभा का सदस्य बनाते हैं। तो संविधान में उपबंध है कि इस प्रकार के मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 से अधिक नहीं होगी, और जो निर्वाचित जो सदस्य हैं वो 200 से 38 नहीं होंगे। तो इस प्रकार से जो राज्यसभा है उसके 245 कुल सदस्य माने गए हैं, और संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वो कानून द्वारा राज्यसभा के सदस्यों की जो संख्या है उनको वो निश्चित करे। तो जो हमारी संसद है उसमें राज्यसभा के लिए 12 मनोनीत और बाकी है वो निर्वाचित सदस्य नियत किए गए हैं,
और राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो 6 वर्ष के लिए होता है। इनमें से जो 1/3 सदस्य हैं वो प्रति 2 वर्ष के पश्चात अपना स्थान खाली करते हैं। तो इन सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है उसके द्वारा ये चुने जाते हैं। और इनका जो निर्वाचक मंडल है वो राज्यसभा की जो विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनसे मिलकर इनका निर्वाचक मंडल बनता है और उन्हें ही ये शक्ति प्राप्त है। तो जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951, उसमें यह उपबंधित भी किया गया है कि जो राज्यसभा का चुनाव है वो गुप्त मत प्रणाली के द्वारा किया जाएगा। लेकिन 2003 में संसद ने इससे संबंधित जो धारा है उसमें संशोधन किया और जो खुला मत प्रणाली है उसके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किए जाने का उपबंध किया। हालांकि इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई, लेकिन जो संशोधन है वो असंवैधानिक व अवैध है, क्योंकि जो हमारा जो मूल अधिकार से संबंधित जो अनुच्छेद है 19A उसमें उपबंधित है कि नागरिकों को मुक्त चुनाव का ये उल्लंघन करती है। तो इस प्रकार से न्यायालय ने यह व्यवस्था की अपने निर्णय में कि इससे संघीय संरचना पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे कि आशंका याचिकाकर्ताओं को थी। तो इस प्रकार से जो राज्य की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं उसके द्वारा राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है। अब सदस्य की जो योग्यताएं हैं वो एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष की आयु पूरा वो कर चुका हो, जैसे राज्यसभा के संबंध में 30 वर्ष और जो लोकसभा है उसके संबंध में 25 वर्ष, और वो किसी भी लोकसभा जो निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ का वो पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका जो संरचना है या संगठन है उसके ऊपर हमने अभी चर्चा की। अब हम देखेंगे राज्यसभा का जो संघीय स्वरूप है वो क्या है कि राज्यसभा जिन नियमों या जो सिद्धांत हैं और जिन पर कि वो संरचित और संगठित होती है, जैसे संघ के स्तर पर राज्यों का एक प्रतिनिधि निकाय होना राज्यसभा का सबसे महत्वपूर्ण संघीय चरित्र है। हालांकि अमेरिका से भिन्न हमारे यहाँ इस रूप में भिन्नता है कि वहाँ जो सदस्यों की संख्या है वहाँ नियत कर दी गई कि प्रत्येक जो स्टेट है हर स्टेट से 2-2 सदस्य वहाँ चुनकर उस सदन में जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रत्येक राज्य को जो आवंटित स्थान है वो उसकी जनसंख्या के अनुपात में नियत किया गया है। तो राज्यसभा का जो सबसे महत्वपूर्ण संघीय चरित्र वह है कि यह राज्यों का प्रतिनिधि निकाय होता है। जैसे अपवाद स्वरूप अनुच्छेद 249 के तहत यदि हम राज्यसभा में उपस्थित एवं मतदान देने वाले जो 2/3 सदस्य हैं उसके संकल्प से घोषित करता है कि राष्ट्रीय हित में यदि संसद द्वारा राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर किसी पर विधान बनाना आवश्यक है तो राज्यसभा अनुच्छेद 249 के तहत उन पर विधान बना सकती है। तो एक तरह से जो आलोचक है ये मानते हैं कि एक तो हम ये करें कि राज्यसभा एक संघीय स्वरूप लिए हुए है, उसका संघीय चरित्र है, लेकिन इस प्रकार के जो अनुच्छेद हैं जिसके तहत उन्हें शक्ति प्राप्त है अधिग्रहण करने की राज्य सूची के विषयों पर, इससे जो एकात्मक संघात्मक जो व्यवस्था है उसके आरोप इस पर लगने लगते हैं। और अनुच्छेद 312 है उसमें अखिल भारतीय सेवाओं का गठन है, यदि किसी प्रकार की कोई नई सेवा का गठन करना है वो भी राज्यसभा की एकाधिकार में आती है और उसी की शक्ति के तहत वो उन्हें बनाती हैं। और जो हमारी आपातकालीन शक्तियाँ जो कि राष्ट्रपति को प्राप्त हैं उनके तहत राष्ट्रपति जब घोषणा करते हैं तो राज्यसभा की अनुमति भी उनके लिए आवश्यक होती है। और संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 बिना राज्यसभा की अनुमति से पारित नहीं हो सकता। और राष्ट्रपति का जो चुनाव है और उनके विरुद्ध जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसमें भी राज्यसभा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो इस प्रकार के ये संघीय चरित्र वाला एक उच्च सदन है अनूठे प्रकार का। अब जो राज्यसभा का जो गैर संघीय चरित्र है कि जैसे कि सामान्यतः राज्यसभा राज्यों की परिषद कहलाती है, लेकिन जो हमारे केंद्र शासित जो प्रदेश हैं जहाँ भी विधानसभा है जैसे दिल्ली, पांडिचेरी, उनको भी यहाँ प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। तो इसलिए ये राज्यों की जो आलोचक मानते हैं कि सच्ची प्रतिनिधि निकाय नहीं हो सकती।
दूसरा, राज्यों का जो समानता का जो सिद्धांत है, जैसा कि अमेरिका में अपनाया गया है कि हर स्टेट से दो दो सदस्य वहाँ चुन के जाते हैं, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ जैसे राजस्थान से 10 सदस्य हैं, दिल्ली से 3 सदस्य हैं, यूपी से 39 सदस्य हैं। तो इस प्रकार से भी जो आलोचक है वो मानते हैं कि इसका गैर संघीय चरित्र है, क्योंकि हमने यहाँ जो आधार बनाया है वो जनसंख्या को आधार बनाया गया है। और यहाँ राज्यसभा में जो मनोनयन का उपबंध है, जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, उसके आधार पर भी ये गैर संघीय चरित्र का इस पर आरोप लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये इसका संगठन है, संरचना है। अब हम राज्यसभा के महत्व के ऊपर चर्चा करेंगे कि राज्यसभा का क्या महत्व है। जबकि अधिकांश जो शक्तियां हैं वो लोकप्रिय सदन के प्राप्त है, और जो आलोचकों की दृष्टि से जब कभी भी हम एक विश्लेषण करते हैं तो ये माना जाता है कि राज्यसभा केवल एक लेट लतीफ़ी या किसी भी विधेयक को लेट करने का एक निकाय है, और इससे संबंधित उसे कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ नहीं हैं। वो एक आलोचना का विषय है। लेकिन महत्व की दृष्टि से हम देखें तो किसी भी संघीय व्यवस्था में संघीय विधायिका का जो ऊपरी सदन होना वो एक संवैधानिक अनिवार्यता होती है, क्योंकि संघ के स्तर पर राज्यों के हितों का संरक्षण करने के लिए एक संस्थागत रूप का होना जरूरी है, और वो द्वितीय सदन होता है। और हमारे यहाँ द्वितीय सदन राज्यसभा है, लेकिन वो द्वितीय सदन है लेकिन गौण सदन बिल्कुल भी नहीं है। तो राज्यसभा के सदस्य भी मंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं, राज्यसभा से प्रधानमंत्री भी नियुक्त हो सकते हैं, जैसा कि यदि हम पूर्व हमारे पीएम मनमोहन सिंह जी का उदाहरण लें। और इस प्रकार राष्ट्र संघ के स्तर पर जो नीति निर्माण प्रक्रिया में है उनमें भी वो अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे बढ़कर जो अनुच्छेद 368 है, जिसके तहत हम संविधान संशोधन की शक्ति हमारे संविधान में वर्णित है, और जो आपातकाल की जो घोषणा है वो तभी पूर्ण माने जाते हैं जब उनसे संबंधित जो भी प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा अनुमोदित नहीं किए जाते, तब तक वो अधूरे रहते हैं। तो इस दृष्टि से हम इसे एक गौण सदन बिल्कुल भी नहीं मान सकते। यद्यपि लोकसभा को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की गई है, जैसे अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पारित किया जा सकता है, क्योंकि वो एक लोकतांत्रिक बाध्यता है, क्योंकि उसका नाम ही लोकप्रिय सदन है। वहीं दूसरी ओर जो लोकसभा के जो सदस्य हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और जो संसदीय प्रणाली का जो सिद्धांत है सामूहिक उत्तरदायित्व का, या वो भी मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। तो इस दृष्टि से यद्यपि लोकसभा है वो कुछ विशेष शक्तियों के साथ राज्यसभा से भिन्नता रखती है। राज्यसभा एक संशोधनकारी सदन के रूप में कार्य करती है, जहां जल्दबाजी में पारित किए गए जो विधेयक हैं उनको विधेयकों को पारित होने से रोकती है। राज्यसभा में जो मंत्रिपरिषद है वो अनुभवी और जो योग्यवान व्यक्ति हैं उनके चुनावों में भी वो सहयोग करती है, और मनोनयन की जो सुविधा है उसके साथ राष्ट्रपति के निर्वाचन और जो महाभियोग की प्रक्रिया में भी वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। साथ ही जो लोकसभा के साथ अपना जो उचित व संतुलित मत सरकार की नीतियों के साथ भी वो व्यक्त करती है। तो इस प्रकार से सरकार पर एक प्रभावी, उचित, नैतिक एवं सकारात्मक दबाव सरकार पर नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन के दौरान जो हमारा उच्च सदन है वो हमेशा सदैव बनाए रखता है। इसकी जो वर्णन है हम वो इस आधार पर करते हैं कि इन्हें 3 ऐसी विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं, जैसे अनुच्छेद 67, इसके माध्यम से उपराष्ट्रपति को हटाने का जो पूरा दायित्व है वो किसके ऊपर है? राज्यसभा के ऊपर। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन अनुच्छेद 312, उससे संबंधित जो भी शक्तियाँ हैं वो राज्यसभा के पास हैं। और राज्य सूची के विषयों पर संसद को यदि कानून बनाने के लिए वो अधिकृत करती है तो वो राज्यसभा ही अनुच्छेद 249 के तहत करती है। तो इस दृष्टि से जो राज्यसभा है वो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सदन है, जो कि एक पूर्ण रूप से संघीय चरित्र वाला है, और हमेशा अंकुश रखने का काम, एक चौकसी रखने का कार्य लोकसभा के ऊपर रखता है, और जो हमारी कार्यपालिका है उसको हमेशा मनमानी करने से वो रोकती है। तो ये था आज के टॉपिक में राज्यसभा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले सेशन में हम लोकसभा के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।